बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। क्या शर्मनाक और काबिल अफसोस तर्ज अमल है भारतीय फ़ज़ाइया और भारतीय एयर चीफ का, जो झूठी कहानियाँ तराश कर शिकस्त को फ़तह में बदलने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत यह है कि भारत की फ़ज़ाइया शदीद नुकसान उठा चुकी है। 7 त्यारे, 1 ड्रोन और श्रीनगर से लेकर कंडला व जामनगर तक एयर बेसिस पर काली ज़रबें, यहाँ तक कि जदीद S-400 बैटरीज भी ज़मीन बोस हो गई हैं। इसके बावजूद भारतीय क़यादत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ, फरेब और तकब्बुर का सहारा ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो खामोश वकारो ज़ब्त का पैकर, वो असल फातिहा जिसने जनूबी एशिया की फ़िज़ाओं में ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। पाकिस्तान की बहादुर फ़ज़ाइया, ना किसी दावे की ज़रूरत, ना किसी भड़क का सहारा, सिर्फ कारकर्दगी, जुर्रत और पेशावराना महारत। और आज जब ख़ित्ता एक बार फिर तनाव के दहाने पर खड़ा है, भारत दाखिली सियासी नाकामियों और इंतखाबी दबाव से निकलने के लिए जंगी जुनून को हवा दे रहा है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने वाज़िया पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत वाकई किसी नई मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत का रद्द अमल कितना तेज़, कितना जामे और कितना तबाहकुन हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब ने। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, क्या भारत अपने रियासती इंतखाबात से पहले अवाम की तवज्जो असल मुआशी सियासी बहरान से हटाने के लिए सरहदी तनाव और जंगी बयानात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, आपका बिल्कुल एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था, और उससे आपने सारे जो है ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया। पहली तो चीज़ ये है जी कि ये हमेशा से इंडिया के अंदर जो है ना एंटी पाकिस्तान का चूरन बिकता है। जो पाकिस्तान को लान तान करेगा उसकी जो है वाह वाह होती है, और ये एक क्रेडिबिलिटी भी होती है उन लोगों के लिए। और स्पेशली जब आपके पास एक रेडिकल किस्म की गवर्नमेंट हो जो कि हिंदुस्तान का जो है वो उसको एजेंडे को लेके आगे चल रही है, और आप हार्ड लाइन ले रहे हैं अपने रिलीजियस ईथोस के पीछे, तो फिर आप जो है इसी किस्म की ही बातें करेंगे जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। और आपने देखा होगा कि पास्ट में भी ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जो मिस्टर मोदी ने किया था 2019 के अंदर। जब उनके इलेक्शन आने वाले थे तो उन्होंने जो नारे लगाए, जी हम घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हमें जीत हो गई। वो सारा एक जो उन्होंने ड्रामा किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक तो इट वाज एन एंटी पाकिस्तानी रेटोरिक, और दूसरा ये था कि उनकी जो आवाम है वो यही चीज़ सुनना चाहती थी उस वक़्त, और उन्होंने उनकी तायद भी की, और उन्होंने फिर जो है उसको एक्सेप्ट भी किया, और उनको वोट दे दिए, और ही सक्सीडेड इन दी इलेक्शंस। और वो उनका एक जो था एक तौर तरीका बन गया कि जी बस ये एक तरीका आ गया है हमारे पास, हम पाकिस्तान के पीछे पड़ेंगे जब भी हमें चाहिए होगा, और हम कोई ना किसी किस्म का ड्रामा करेंगे, और इस ड्रामे को हम ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई विक्ट्री खुदा न खासा हासिल कर ली। और ये वाला पैटर्न जो है उनका हमेशा से चलता आया। और वो जो मोदी साहब की जो आप तकरीरें सुने कि न्यू नॉर्मल और ये और वो, जो इस तरह की बातें करते रहे, वो सारी उनको जो है एट द एंड ऑफ द डे उनके मुंह के ऊपर ही आके पड़ी, और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और फिर जब उन्होंने 2025 वाला किस्सा छेड़ा, और उन्होंने फिर दोबारा से वही वाला काम करने की कोशिश की, इस दफ़ा वो उनके गले पड़ गया। और क्योंकि पिछली दफ़ा तो उनका जो है बड़ा मामूली सा नुकसान हुआ, और आप देखें कि 2019 के अंदर हमने क्या किया। हमने कोई इतना मैसिव उनके ऊपर ना हमने इस तरह का अटैक किया जिस तरह इस दफ़ा बनियान महसूस हुआ।
और ना ही हमने इनके इतने जहाज़ गिराए, क्योंकि उस वक़्त भी हम चूँकि जंग नहीं करना चाहते थे, ठीक, तो हमने हालात जो थे obviously. उसको बैलेंस्ड ही रखा, और वी डिडंट क्लाइंब दी एस्केलेशन लैडर जो कि इंडियंस चाहते थे। प्रॉबेबली वो उसमें उनकी भी एक किस्म की खुशी थी कि जी हमने जो रेटोरिक करना था वो कर लिया, जी। और अब हम इसको जिस किस्म का मर्जी रंग दें, जिस तरह उन्होंने कहा जी हमने F-16 गिरा दिया, जबकि कोई भी नहीं गिराया था। उन्होंने वो अभिनंदन साहब को जो है मेडल भी दे दिया, उनको प्रमोट भी कर दिया। ट्रू ट्रू। बट ये सब सारी चीज़ें झूठ थी। सही। लेकिन अच्छा, और उस वक़्त के जो एक और भी पैटर्न मैं आपको बताता हूँ जी, कि उस वक़्त जो उनके चीफ थे, उन्होंने ये एक गलत क्लेम किया कि जी हमने जो है F-16 गिरा दिया। ये जो न्यू नॉर्मल की बातें करते हैं मोदी साहब, एक्चुअली तो ये उनसे उनकी जो सर्विस चीफ थे और आर्म फोर्सेस ने भी ये टर्मिनोलॉजी सीख ली, न्यू नॉर्मल वाली, और उन्होंने जो है एक गलत जहाज क्लेम कर लिया। जब इन्होंने गलत जहाज क्लेम किया तो ये एक झूठ बोलने का वहां पे न्यू नॉर्मल सेट कर दिया उन्होंने आर्म फोर्सेस के अंदर, जो कि नॉर्मली आर्म फोर्सेस के अंदर ऐसी चीज नहीं होती। बिल्कुल सही। और ये दे आर नॉट पोलिटिसाइज्ड एंड दे डोंट लाई, और हर एक को पता होता है कि ये जो चीज है सबको मालूम है। लेकिन असद साहब, मुझे से एक चीज बताइएगा, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं एक न्यू नॉर्मल की बात की, नरेंद्र मोदी ने बात की, लेकिन कमिंग सच थिंग्स फ्रॉम एन इंडियन एयर चीफ मेकिंग मॉकरी आउट ऑफ देयर ओन सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, ये किस किस्म का न्यू नॉर्मल है? जबकि पूरी दुनिया को इंटरनेशनल वर्ल्ड नोज, इवन जो उन्होंने जहाज बनाए हुए हैं, दोस कंपनी नोज कि जी कहां पर क्या इजेक्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, why they are doing so, and coming from an Indian air chief, that's something very serious. ये आप देखें ना, इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री आल्सो इन टाइम फ्रेम, तो उस वक्त अमेरिकन ने कंफर्म किया कि जी हमारा अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन कोई भी F-16 नहीं गिरा। तो ये एक इनको तो एक ये चूंकि इनको किसी ने चैलेंज नहीं किया कभी, और कभी इनके साथ इसके ऊपर किसी ने तकरार करने की कोशिश नहीं की, except for the media. Hats off to the media. Media has always been, confronting them for, making false claims. लेकिन फिर भी इनका ये एक तौर तरीका था, इन्होंने उसको परसू करने की कोशिश की, और इनका ख्याल था कि ये हम आइंदा भी करेंगे। Okay. अब आप देखें कि ये एक न्यू नॉर्मल उन्होंने उस वक्त सेट किया विदिन, और ये एक्सेप्ट किसने किया? ये एक्सेप्ट गवर्नमेंट ने किया ना। आप मुझे बताएं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इट हैज द कंट्रोल ओवर द आर्म फोर्सेस, और वो बिल्कुल इनको ये कह सकते थे कि तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला अगर तुमने जहाज नहीं गिराया। वो तो उनके साथ मिल गए कि जी हमने जहाज गिराया, उन्होंने फिर उसको मेडल शेडल भी दे दिया गवर्नमेंट ने। तो आप देखें जब ये 2025 की बात आती है, तो जब 2025 में उन्होंने यही काम करने की कोशिश की। अब देखिए सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका था। 2025 वाज अ न्यू एयर फोर्स व्हिच दीस पीपल वर कमिंग एंड अटैकिंग, और इसके अंदर आई थिंक जब व्हेन आवर प्रेजेंट एयर चीफ टुक इन 2021, उन्होंने जो है जो कुछ अपनी पैरामीटर सेट किए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, और हाउ टू एड्रेस, हाउ टू मॉडर्नाइज एयर फोर्स, हाउ टू ट्रेन इज एयर फोर्स, उन्होंने ये जो सारी चीजें की, और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। When he started to work, now he had prepared an air force जो कि बहुत जबरदस्त किस्म की एयरफोर्स थी, और उसने दुनिया को हिला देना था। और उन्होंने अल्टीमेटली आप देखें 6/7 को दुनिया हिला के रख दी। बिल्कुल ऐसे था। यूरोप का नंबर 1 फाइटर, ठीक है, दुनिया में आप कह लें कि अगर पहले वाले के साथ कंपैटिबल नहीं होता तो दूसरे पे हो जाता है। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप देखें कि जब उनके पास उसके ऊपर हर किस्म के वो वेपन से लैस था, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज उनके पास जो डिलीवरी का था रेंज एंड ऑल दैट, बिल्कुल ऐसे ही था। और ये सारा कुछ था उनके पास। उन्होंने समझा कि जी, और वैसे भी मोदी साहब भड़के मार रहे थे कि जी मेरे पास रफेल होता तो मैं ये करता। अब उनके पास रफेल था, तो उन्होंने समझा कि जी हम वी कैन टीच पाकिस्तान लेसन। लेकिन आर एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू had prepared an air force which was supposed to show the South Asian skies कि ये दुनिया ही और है, exactly India will not find their direction, और उनको पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो जाएगा। और जो उनके साथ हुआ वो आप देख लें कि जी within 1 hour under his leadership he
shoots down the 7 aircraft, जो हमारे पायलट्स ने बड़ी बहादुरी से वेरी गिराए राइट, उनके वेरी साथ। राइट। अच्छा, और उसके बाद जी जी हेरॉन भी एक गिराया जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम। जी, एग्जैक्टली, On 6th and 7th, we had set that pace. बिल्कुल And ठीक। that pace was set by a person who is so humble, and he has never gone to any kind of a press briefing, or he has एग्जैक्टली never एग्जैक्टली। claimed अच्छा anything. अच्छा, इसमें सर एक और चीज, अब अगर उसको आज की सिचुएशन से हम करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियरली पैगाम दिया है कि जारियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब जवाबी दिफा से बढ़कर अब हम देखेंगे कोई प्रीएम्प्टिव अप्रोच की हिकमत अमली, कोई प्लान इस सिनेरियो में बन रहा है? बिकॉज जो इस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर जो मैसेजिंग कन्वे हो रही है वो तो फिर कोई सिंधु 2 और इस तरह की बातें शातें हो रही हैं वहां पर। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इज हेडेड बाय वेरी ब्रेव पीपल, जिसके अंदर हमारे जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, फिर आपके एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू हैं, द नेवल चीफ इज देयर। ये दीज पीपल आर हेडिंग अ फोर्स जो कि एक बहुत ही लीथल है, और उसके एट द सेम टाइम उनके वैल्यूज हैं। True. और वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अब जब आपके पास ऐसी लीडरशिप हो और डिटर्मिन्ड लीडरशिप हो, उसको आप कैसे डिटर करेंगे? आपका क्या ख्याल है कि ये जो है संदूर 2 कहने से वो जो है डिटर हो जाएगी ये जो है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस? नो, दे विल स्टैंड अप एंड दे विल पंच इनटू देयर नोज। एंड उनका तो ये जो काम खराब करके रख देंगे। देखें, ये अब वो वक्त गुजर गया कि व्हेन द इंडियंस यूज्ड टू से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और करते वक्त करते कराते कुछ नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने करने की कोशिश की, सारी दुनिया को पता चल गया कि ये बलून है जिसके अंदर से जो है सिर्फ फूला हुआ था। अब इसकी जो है वो जो है ना 7 मई को जो है सारी फूक निकाल दी गई है। और फिर उसके बाद 10 को जो बनियानुल महसूस किया। आप देखिए 34 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स वर अटैक्ड बाय द एयरफोर्स एंड एबली सपोर्टेड बाय द आर्मी, जो उन्होंने ये जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए। तो आप ये देखें कि ये जो लीडरशिप है ये तो करके दिखाती है ना, और आप करके दिखाया और आपने दे गिव यू विक्ट्री। एग्जैक्टली। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने का उन्होंने उनको इस चीज का बड़ी एहसास था कि हम लोगों ने नहीं किया। काइनेटिक पोर्शन के ऊपर उन्होंने प्रिसाइसली कहा कि हम लोगों ने एक्शन किया, लेकिन नॉन काइनेटिक के ऊपर उन्होंने कहा कि जो हुकूमतों की जिम्मेदारी थी और प्रिसाइसली विद रिस्पेक्ट टू खैबर पख्तूनख्वा वो नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो पूरे हम देख रहे हैं पिछले 2-3 रोज से हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो उन्होंने हमें बताया। इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कभी भी ये जिस वक्त टेररिज्म का जो होता है सिस्टम, और ये जो आपको जो चैलेंज होता है, उसके लिए आपको यू हैव टू हैव योर पब्लिक ऑन बोर्ड एंड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड। जब तक आप एज अ पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, नेशनल एक्शन प्लान was a very good plan, and it is a very very well orchestrated document जिसको implement करना चाहिए था। कि अगर हम उसको उसी तरह implement करते और सारे लोगों को on board लेते और सारे लोग जो मिल के इसको आगे चलाते, तो it would have been very good. You see, the ISPR was saying, why don't you have similar problems in Sindh or Punjab? Because वहाँ पे the implementation is, very good, and maybe 100% वहाँ पे नहीं implement हुआ, लेकिन उसके अंदर फिर भी they were close to implementing as a political system also. So ये वाली तो चीज होनी चाहिए। और मेरे तो ख्याल में जब तक आपकी जंगे देखिए, जंगे भी जो लड़ी जाती हैं दुश्मन के साथ, वो you have to have your public and your nation at your back. Or terrorism is even more sensitive because you only have to have your people on board and they understand कि जी आपके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन से हैं। And our main issue is कि अगर हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो कि यहाँ पे आके टेरर फैलाते हैं, exactly, तो हाँ। और जो उनको यहाँ पे जो है सपोर्ट करते हैं उनको, हाँ, they are holding them and then
supporting them over here, तो फिर they are equally to be responsible for that. तो ये वाला एक चैलेंज है और ये चैलेंज जो है ये पॉलिटिकली ही रिजॉल्व हो सकता है और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको काम करना होगा। और मेरा तो ख्याल है कि जो डिटर्मिनेशन हमारी आर्म फोर्सेस दिखा रही हैं और जिस तरह के आपने कहा कि जी मिलिट्री लीडरशिप इज टोटली डिवोटेड एंड डिटर्मिन्ड टू एरेडिकेट दिस मेनेस, तो ये इंशाल्लाह ताला होके रहेगा। वेरी राइट, अंदर तो हमें कुछ शक नहीं होना। वेरी राइट। लास्ट मुझे जरा बताइएगा, एक और चीज उन्होंने कहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है ये एक सोची समझी मंसूबाबंदी है और गवर्नर्स को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है और एक एलिमेंट लाया जा रहा है। हर दफा जब भी ऑपरेशन होता है तो कहा जाता है इनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करनी होती तो उन्होंने मे की एग्जांपल दी कि जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो हमने अगले दिन उठ के ये क्यों नहीं कहा कि इनसे भी बातचीत करते हैं। तो हर चीज का जो रिजल्ट है वो बातचीत नहीं होती। इसको आप किस पैराए में अब देखेंगे? देखिए जी, इन द पास्ट ऑल्सो अटेम्प्ट्स होती रही कि जी वी शुड सिट ऑन द टेबल एंड रिजॉल्व द इशू, और उसके अंदर ये होता था जी कि अभी इतना टाइम दे दें और ये वाली चीज हो जाएगी, उसके बाद आप अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा फैसला करते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो टू एंड फ्रो चीजें चलती रही और उसके ऊपर कभी जो है ना प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं किया गया और उससे होता यह रहा कि दी मिसक्रिएंस और ये टेररिस्ट जो थे देवर बाइंग टाइम और उस टाइम को वो बाय करते थे और अपना वो काम जारी रखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था जिसकी वजह से हम लोग जो है इसको फेस आज उसका जो है कमयाजा भुगत रहे हैं और उसको फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल आसिम सुलेमान, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हुक्म पर अमल में आया है और सोहेल आफरीदी को सूबे के नए वज़ीर आला के तौर पर नामजद किया गया है। अली अमीन गंडापुर के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और अफ़गान तालिबान से राब्तों की पॉलिसी ने हुकूमत की कारकर्दगी को मुसलसल मुतनाज़ा बनाया। अब सवाल ये है कि नई क़यादत किस हद तक सूबे में अमन, तरक्की और अवामी तवक्कुआत को पूरा कर सकेगी और क्या सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो उनकी कारकर्दगी को मुतासर करेंगे। ये तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी धड़ों, पार्टी पॉलिसी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली का इम्तिहान भी होगा। अवाम की नज़रें अब नई क़यादत और पार्टी की सिमत पर जमी हुई हैं। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है इमरान इस्माइल, फॉर्मर गवर्नर सिंध ने। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, इमरान खान के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया, क्या आप समझते हैं कि ये फैसला वाकई पार्टी के मफाद में था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी धड़ों में जो एक जंग चल रही है ये उसका नतीजा है? देखें मंसूर, बड़े अरसे से खान साहब की तरफ से डिस्ट्रस्ट की सिग्नल्स आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर के लिए और अली अमीन गंडापुर ने भी कोई जंग बाकी तो छोड़ी नहीं लड़ने के लिए। जो विद इन पार्टी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हर एक से तो उनकी लड़ाई है। फाइनली वो खान साहब की बहनों से भी लड़ गए हैं और आम ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद अलीमा खातून के ऊपर जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर खान साहब नाराज होकर अली गंडापुर को फारिग करने का उन्होंने फैसला किया। जबकि मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से चीज़ चल रही थी और ये कतन अलीमा खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर नहीं है, क्योंकि खान साहब ने कभी भी जो है ना वो अलीमा खान को वेलकम नहीं किया सियासत में, पार्टी के अंदर किसी मामलात में मुदाखलत के लिए। तो मैं नहीं समझता कि वो इतना इंतहाई स्टेप इसके लिए लिया होगा उन्होंने। ओके, सोहेल आफरीदी जी अली अमीन गंडापुर से तवक्कुआत थी कि वो जब वज़ीर आला बनेंगे तो वो पूरी फोर्स लेकर जो है वो एक तहरीक चलाएंगे पार्टी के लिए, पार्टी की क़यादत करेंगे, इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे, जो कि अली अमीन गंडापुर नहीं कर पाए। और काफ़ी अरसे से इमरान खान की तरफ से सिग्नल्स आ रहे थे कि वो डिस्कम्फर्ट शो कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर को वार्निंग्स भी दे रहे थे। सो आई थिंक ये उसके साथ साथ चल रहा था सारा मामला।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सुहेल आफरीदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। क्या एक ऐसे शख्स जिसके ऊपर केसेस चल रहे हों खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनने के लिए मौजू हैं, और क्या ये निज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट उनको वज़ीर आला बनने देगा? लेकिन इस मुल्क में तो जो वजीर आजम है उसके ऊपर केसेस हैं, जो सदर पाकिस्तान है उनके ऊपर केसेस हैं। केसेस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासी आदमी ऐसा हो जिसके ऊपर केसेस ना हो। हाँ, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस। लेकिन इस वक्त आज के जो हालात हैं केपीके के, इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि इस हुकूमत की तब्दीली शायद मुमकिन ना हो पाए आज के हालात को देखते हुए। जी, कल की बात और थी, आज की बात और। तो वो इसलिए कि जो इस वक्त टेंशन सिचुएशन है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर और टीटीपी को लेकर, और सारा जो आज डीजे एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं देख तो नहीं सका, लेकिन मैं अभी उसके वो हाइलाइट्स पढ़ रहा था कि जो एग्रेशन वो दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ वो बता रहे हैं कि जी ये केपी सेंट्रिक काम हो रहा है सारा। और जाहिर है कि जब बॉर्डर मिलता है वहाँ से अफगानिस्तान का, तो वहीं पे काम का कार्रवाई भी ज़्यादा होनी है। सो सारा फोकस इस वक्त जो है वो केपी है और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है, और जो टेंशन वाली सूरत हाल है वो भी वही है। ठीक। सूरत हाल में शायद ये असेंबली के इजलास बुलाकर और सीएम चेंज करना गालिबन मुमकिन है। मेरी अपनी सियासी बसीरत तो ये कहती है कि ये मुश्किल काम है। तो आपको लग रहा है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी नहीं होंगे और अली अमीन गंडापुर कंटिन्यू करेंगे? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। पॉसिबिलिटी है। फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि आज के हालात देखते हुए इमरान खान साहब भी अपने इस फैसले को थोड़ा ताख़ीर का शिकार करें। ठीक। और दूसरी तरफ ज़रा इस तरफ भी हमें बताइएगा कि एक सूरत हाल हमने देखी कि अली अमीन गंडापुर ने अलीम खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं और हसास अदारों की मदद हासिल रही है उनको, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अली अमीन गंडापुर पर भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने का संगीन इल्ज़ाम है। आप इस तनाज़े को किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने की इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए मंसूर, पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तान की हुकूमत आज तक बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के नहीं चली, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी फेडरल गवर्नमेंट में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ही चल रही थी, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पर ही चल रही थी। खुद बरमला इमरान खान साहब कई बार इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर हैं। एक पेज पर होने बड़ा खुशाइन बात है कि अगर एक पेज पर हों, ज़रूरी तो नहीं कि एक दूसरे के सामने सफारा हो और एक जंगी कैफियत इख्तियार करें। और ये जंगी कैफियत में मामलात और हालात चलते नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर की अपनी मजबूरी होगी, जो भी सीएम आएगा उसकी मजबूरी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे, सिक्योरिटी के मामलात को उनके साथ देखे, वो जो बड़ी मीटिंग्स हैं उनमें उनके साथ बैठे, जो प्राइवेट मीटिंग्स हैं उनमें उनके साथ बातचीत करे। वो सारी चीज़ को वज़ीर आला ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुट्टी करके बैठ जाए सारा कुछ। तो लिहाजा अली अमीन पे ये इल्ज़ाम लगाना कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, आई थिंक थोड़ी ज़्यादती है उसके साथ। ओके। लेकिन कोई भी हो, चाहे आप वज़ीर आला बन जाए या कोई और बन जाए, उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ, खासतौर से केपी में ऑब्वियसली, अपने बिल्कुल ठीक है। मामलात को डिस्कस करना, उनके साथ प्लान करना, उनके साथ आगे चलना उसके लिए लाजमी है। हाँ, लेकिन ये बात अलहदा है कि इमरान खान का जो प्लान है या इमरान खान का जो एग्जीक्यूशन प्लान है पार्टी में कि जी वो रैली हो, पब्लिक को मोबिलाइज किया जाए, जलसा हो, जुलूस हो, इमरान खान के लिए कोई मूवमेंट क्रिएट की जाए, कि मोमेंटम गेन हो, अपोजिशन को प्रेशर में लाया जाए, वो सब करने में अली अमीन नाकाम रहे। ओके। और वो उस नाकामी की वजह से अली अमीन के ऊपर ये इल्ज़ाम बार बार लगते रहे कि वो शायद किसी के इशारे पे, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे या किसी और के कहने पर ये काम वो नहीं कर रहे हैं। खान साहब ने तारीख दी कि जी हम 5 तारीख को हमारा फाइनल कॉल है। अली अमीन ने आके कहा कि जी 90 दिन हमारी फाइनल कॉल है। वो 90 दिन भी गुजर गए, 5 दफ़ा जो है वो फाइनल कॉल गुजर चुकी है और होता कुछ नहीं है। वेरी राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। इनके लीडरशिप जो है वो सारी भागी हुई है। खुद वो मैसेज कर देते हैं कि जी डी चौक पे जो है वो आवाम ज़रूर पहुंचे, लीडरशिप नहीं पहुंचेगी इसलिए कि जंगी सूरत हाल है और जंगें जो तदाबीर से लड़ी जाती हैं, तदबीर ये है कि लीडरशिप ना है। लीडरशिप ना है। कौन सी लीडरशिप आई है? बिल्कुल। मेरे तो में
अजीब अजीब अल्फाज आते हैं इनके लिए, जो मैं बड़ा रोक के बात करता हूँ आप लोगों के चैनल पे कि मैं मेरे मुंह से निकल ना जाए कोई बात। अच्छा, एक और भी जरा बताइएगा कि सीएम का जो रिजिग्नेशन है वो गवर्नर को क्यों नहीं पहुंच रहा? गवर्नर साहब ने 2-3 दफा कहा है कि जी मेरे पास रिजिग्नेशन नहीं आया। ये इसमें क्या है? को रिजिग्नेशन कहीं आगे पीछे हो रहा है या पहुंच नहीं पा रहा है, रास्ता ज्यादा है, क्या है मसला, क्या है? वो गवर्नर सीएम हाउस से गवर्नर हाउस के बीच में भी कोई आता होगा ना। हाँ, मेरे ख्याल में कोई ऐसी जगह आती है जहां से वो गुजर नहीं पा रहा है मेरे ख्याल यहाँ में। बैठ जाता है बंदा, चाय शाय पीने बैठ जाता होगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, DGISPR ने अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई है और गवर्नर्स को जानबूझकर कमजोर किया गया है। इस पे आपका क्या तज्जिया है? व्हाट इज दिस? अच्छा देखिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसमें बिल्कुल क्लियर है इमरान खान की स्टैंस और एस्टेब्लिशमेंट की स्टैंस में एक बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान का स्टैंस ये है कि तालिबान के साथ और दीगर लोगों के साथ बैठकर बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। ओके। जबकि एस्टेब्लिशमेंट का कहना यह है कि ये खवारिज हैं और इनसे बातचीत नहीं हो सकती, ये कभी भी राय रास्त पर नहीं आएंगे, पाकिस्तान में अमन के ख्वाह नहीं है ये लोग, और लिहाजा हमें आईनी हाथों के साथ फुल फोर्स के साथ इनसे निपटना पड़ेगा। ठीक। अभी दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, इनमें से कोई भी मुल्क दुश्मनी नहीं कर रहा। नंबर वन तो पहले ये समझ लेना कि इमरान खान गद्दार है, या वो इमरान खान कहें कि जिन्हें जो इस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं वो अमेरिकन पिट्ठू बन गए, वो गद्दारी कर रहे हैं। नो, दोनों मुल्क के मफाद में चीज़ सोच रहे हैं। दोनों का सोच का राविया और सोचने का अंदाज जुदा हो सकता है, बट आई मोस्टली एग्री विद द एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड कि ये हम एक अरसे से इनको मौका देते चले आ रहे हैं, इनको हमने रास्ता दिया है, इनको सेटल किया, सारा कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान का अमन जो है वो बर्बाद हो रहा है। ट्रू। सो ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो लोग महाजरीन जो आए थे जंग के दौरान, उनको हमने सपोर्ट किया, उनको हमने अपने खून पसीने की कमाई के साथ रखा, इज्जत दी, जगह दी। अब जहाँ क्योंकि जंग ख़त्म हो गई है, लिहाजा इन लोगों को वापस चले जाना चाहिए, अपने वतन जाएं, अपनी जाके जो भी कारोबार या नौकरी करनी है वहाँ पे वो करें। पाकिस्तान की सरजमीन से अब वो उनको वापस जाना चाहिए। ज़ाहिर है एक टेन्योर होगा ना उसका, कोई सारी ज़िंदगी तो नहीं हो सकता। 3 जनरेशन गुजर गई यहाँ पे। अब जो 3 जनरेशन गुजर गई उसमें वो अपने आप को पाकिस्तानी समझने लगे हैं। एग्जैक्टली ट्रू। उनका यहाँ पे खानदान बन गए, उन्होंने पाकिस्तानी औरतों से शादी कर लिया, या औरतों ने पाकिस्तानी यानी अफगान औरतों ने पाकिस्तान में लोगों से शादी कर ली है। और सो थर्ड जनरेशन है उनकी अब यहाँ पर। लेकिन ये काम भी हम कर सकते थे और हमने कोशिश भी की करने की, लेकिन इसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब जहाँ बात पहुँच गई है, बातचीत से आगे निकल गई है। कल रात जो कुछ हुआ, ऑपरेशन हुआ, और आज भी जो सारा दिन हुआ है आंख में चोली खेलने का, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक फैसला कौन मरहले पे पहुँच गया है, और यहाँ पर हमें जो दहशतगर्द हैं उनको सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोबारा उसी बात के ऊपर आऊँ, आपको क्या लग रहा है कि इस तब्दीली के बाद जो KP के अंदर हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या होने जा रहा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखें, मेरा ये ख्याल है, आई मे बी एंटायरली रॉन्ग, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान हैज़ रियलाइज्ड कि KP गवर्नमेंट से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ओके। पॉलिटिकली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी वहाँ पे करप्शन बढ़ी है और हर चीज़ में कमीशन और खांचेबाजी हो रही है, फलां हो रहा है, जो कि इमरान खान का एक वतीरा था कि ये एंटी करप्शन उनकी गवर्नमेंट है, वो उनकी सारी ड्राइव करप्शन के ख़िलाफ़ रही है। तो वो इल्ज़ाम लग रहा है। दूसरा PTI के जो अपने लीडर्स हैं वो सारे एक सेफ हेवन में KP में जाकर बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे वो गवर्नमेंट भी इंजॉय कर रहे हैं, और जो KP के नहीं है वो गवर्नमेंट भी इंजॉय कर रहे हैं, और वो वहाँ KP से निकलते भी नहीं कि जी हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा लिहाजा हम नहीं निकलेंगे, और वो वहाँ पे CM हाउस में वो सारा वो अपने पर्सनल प्रिविलेजेस भी इंजॉयमेंट वहाँ पे चल रही है। सो बिलफर्ज माहौल अगर इमरान खान का ये मंसूबा टू चेंज अली अमीन गंडापुर और एंड ब्रिंग इन अफरीदी नाकाम हो जाता है, किसी सूरत आप समझ लें कि कोई
रिवोल्ट हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, या वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अपोजिशन के साथ जाकर जो बैठ फॉरेन जाते इलेक्शन कमीशन ने भी कह दी हैं जी। हैं। हाँ जी, वो इलेक्शन कमीशन को भी फुर्ती उसी वक्त आती है जी, फौरन तौर पे। हाँ, तो वो अगर अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती है हाँ और पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं रहती वहाँ पे, हाँ किसी और की गवर्नमेंट आ जाती है, तो इमरान खान के पास विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए एक और चीज़ भी आ जाएगी। उनकी जो लीडरशिप वहाँ पे छुपी बैठी है, उसके सर से भी वो छत हट जाएगी और उनको धूप डायरेक्ट लगे और वो छांव की तलाश में कोई मूवमेंट रन करने के लिए बाहर आए, न सिर्फ ये कि जबानी गोला बारूद जो वहाँ सीएम हाउस में बैठ के वो करते रहते हैं वो करें। वेरी सो राइट। आई थिंक इट्स अ गुड मूव, गुड पॉलिटिकल मूव फ्रॉम इमरान खान। बट ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और इसका अंजाम क्या होगा, दैट्स कमिंग, वी विल सी इन द कमिंग डेज। बिल्कुल ठीक। इमरान इस्माइल साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन गुज़िश्ता चंद दिनों से सिंध और पंजाब की सियासत में कशीदगी अरूज पर थी। मरीम नवाज़ के सख्त बयानात और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दो टोक मौक़िफ़ ने इत्तेहादी हुकूमत के अंदर इख्तलाफात को खुलकर सामने ला दिया। सूरत हाल इस कदर संगीन हो गई कि वफाकी क़यादत को मदाखलत करना पड़ी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें की ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान पैदा होने वाली खलीज को कम किया जा सके। इन मुशावरतों के बाद फैसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आइंदा किसी भी हुकूमती या सियासी मामले पर बयान देने से पहले एक दूसरे को एतमाद में लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मसलहत महज वक्ती ज़रूरत है या एक पायदार सियासी समझौते की शुरुआत? क्या ये सुलह बयानात से आगे बढ़कर सियासी रवैये में हकीकी तब्दीली लाएगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है अली मूसा गिलानी ने, पार्लिमानी लीडर, पंजाब असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली गिलानी साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, इत्तेहादी जमातों के बड़ों ने सूबाई हुकूमतों के दरमियान जारी कशीदगी ख़त्म कराई। अब सवाल ये है कि क्या सूबाई सतह पर एतमाद का फुकदान है या पस मंज़र में कोई सियासी हिकमत अमली कारफरमा थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट में सपोर्ट की है। हम उनके साथ फॉर्मली किसी इत्तेहाद में नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उनको इस मुश्किल वक्त में हुकूमत साजी में हमने उनकी सपोर्ट की। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये सपोर्ट जो थी ये गैर मशरूत थी। उसमें अगर आप ये मुझे कहें कि चेयरमैन सेनेट और प्रेसिडेंट आपका है, डिप्टी स्पीकर आपका है, तो डिप्टी स्पीकर जो है ये एक आइनी होते हैं। इनकी जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर इनके पास 18वीं तरमीम के बाद कोई इतना इख्तियार नहीं है प्रेसिडेंट के पास भी, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। और ऑब्वियसली सेनेट के अंदर सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उसका राइट भी चेयरमैन सेनेट का उनके पास है। और हमने गुडविल के अंदर, मुल्क एक ऐसे बहरान के अंदर था जिसको निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश की। और आप ये देखें कि एक ऐसा इत्तेहाद बना जिसके अंदर हमने फ़ौज को भी बहुत सपोर्ट ली, उनकी भी। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हमने उनको भी फ्रंट लाइन पे लाया, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी स्टेट बनते जा रहे थे। हमारे रोज़ धमाके होते हैं आए दिन। हमने इंटरनेशनल सतह पे हमारा इमेज ख़त्म हो चुका था और हमने उसको एक इकट्ठा इमेज बनाया। हमने और ख़ास तौर पर जो इंडिया के साथ हमारी कशीदगी और जो जंग हुई उसके अंदर जो हमारा फ़ौज का और कौम का एक्शन था, उसके बाद पाकिस्तान का ग्राफ बहुत ऊपर गया और पूरी दुनिया ने उसको सराहा। और उसके नतीजे के अंदर आप देखें, सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ, अमेरिका हमारी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुका है, चाइना के साथ हमारी इंगेजमेंट तो हमेशा की तरह रही है, खलीजी ममालिक हमारी तरफ बहुत चाहत भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो ये सब एक हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें कि इंटरनल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फाइट्स हो रही हों, फतूल बयानबाजियाँ हो रही हों, अगर एक ने अगर कोई, मैं मान लेता हूँ कि अगर चलो सिंध की तरफ से या चेयरमैन साहब ने BISP का पहला प्लान दिया, जो कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को उसका मशवरा दिया था, तो मरीम साहबा पंजाब जैसे कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ,
तो पंजाब बड़ा भाई होने का सबूत देता और चुप कर लेकिन जाता, अली वो मुझे ना जरा एक इग्नोर कर चीज देते। बताइएगा, इसमें आपके नजदीक क्या बुरी बात की क्या थी बिलावल ने? अगर एक मशवरा दिया था और वो मशवरा बिल्कुल कोई ठीक बुरी था, बात उसमें ये गलत आहिस्ता चीज आहिस्ता क्या थी जिसपे इतनी इग्नाइट हो गई सिचुएशन? ये मैं समझता हूँ कि इसके पीछे इसके पस मंजर छोटी छोटी चीज़ें चलती जा रही थी, और मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के जो मुशीर हैं उन्होंने कुछ जज्बाती मशवरे दे दिए, या ये स्लोगन दे दिया शायद PMLN को, कि शायद हम जाग पंजाब जाग का नारा लगाकर हम पॉपुलिस्ट नारे के ऊपर फौरन ही हम एक पॉपुलर फौरन हो जाएंगे, क्योंकि ये एक शॉर्टकट का बहुत पॉपुलिस्ट नारा होता है। हम नेशनलिज्म का नारा हमेशा लोगों को अपील करता है, उनकी गैरत जगा देता है लोगों की। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है, पाकिस्तान चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एक संगम है, और ये एग्जैक्टली उनका एक जोड़ है। ये वफाक जो है, ये एक फेडरेशन है। तो ये ऐसा मुस्लिम लीग नवाज को, जो कि अगर अपने आप को एक वफाक की जमात कहती है, तो उनको ये नारा नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। वेरी राइट। और ख़ास तौर पर मरियम नवाज, अगर एक CM कोई और होता ना पंजाब का, तो वो बात और थी। लेकिन मरियम नवाज साथ अपने आप को जब ये कहती हैं कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ और नवाज शरीफ की लाजवाल कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, तो सिर्फ पंजाब के लिए और लाहौर के लिए तो नहीं है। अगर वो अपने आप को कहें मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, पंजाब की तरफ उंगली को उठाएगा तो हम काट देंगे। कौन उंगली उठा रहा है पंजाब की तरफ? कोई उंगली नहीं उठा रहा। पंजाब के वो रजी दादा जो था, उसने उंगलियां उठाई हैं, उसने सिंध की तरफ उंगलियां उठाई हैं, बंदर का एक्टिंग करके दिखाई है, उन्होंने तजलील की है। और उसकी हमने तो नहीं किया, किसी सिंधी ने तो किसी पंजाबी को कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ऐसे। मैं सराइकी हूँ, मैं पंजाब का बासी हूँ। मैं तो कभी ये बात नहीं करता किसी और सूबे के बारे में। बलूचिस्तान की तरफ, KP की तरफ क्या इम्पैक्ट जाएगा? मरियम नवाज साहबा सिर्फ चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं है, वो एक नेशनल लीडर की बेटी भी हैं, और वो अपने आप को एक नेशनल लीडर तस्लीम करवाना चाहती है। उनकी सियासत को अगर उन्होंने लंबा सियासत करना है तो वो सिर्फ पंजाब तक कन्फाइंड नहीं रह सकती हैं। अच्छा अली, इसमें एक और चीज बताइएगा। वफाकी सतह पर हमने देखा कि सुलह के बावजूद आपको लगता है पंजाब हुकूमत की जानिब से बयानात के बाद कोई अमली लचक या नरमी सामने आई है अभी तक, या अभी तक सिचुएशन वही है? मैं क्यों इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की फैमिली में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था और अल्लाह का शुक्र है आपका भाई उसमें से सही सलामत वापस आ गया जब तालिबान ने उनको अगवा किया था। एंड पूरी एक सिचुएशन, थ्रेट्स आए थे आप लोगों को बड़े सीरियस किस्म के, और आप लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। उस पर क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसके दो पहलू हैं। आप ये देखिए, इसके दो पहलू हैं। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो मैं इसको ये जो आवाम पब्लिक ये समझ रही है कि हम जो शोर मचा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी का, तो ऐसा है जैसे हमारे पास अपनी सिक्योरिटी नहीं और हम सिर्फ हुकूमत की सिक्योरिटी पर ही जिंदा है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी का पॉइंट इशू उठाने का मतलब ये था कि जो ये हरकत थी, ये एक बहुत बहुत बिलो द बेल्ट हरकत थी। ये एक, मैं समझता हूँ कि इतनी ख़ानदानी हरकत नहीं थी। और सिक्योरिटी उन्होंने जो विड्रॉ की, जो कि हमें एक डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी 2018 में और उससे पहले भी, जिस पर उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पर हमें सिक्योरिटी फराहम की गई थी। डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके तहत। और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर ली। शायद उनको पीपल्स पार्टी पर गुस्सा होगा, जिसका ब्रंट उन्होंने हमारे पे निकाला। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई हरकत गैर मुनासिब हरकत थी। ये इतनी अच्छी हरकत नहीं थी। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन्होंने की है उनका कद छोटा हुआ है और उनको ये नहीं करनी चाहिए थी। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए हमारा बहुत एहतराम है, मरियम नवाज साहिबा के लिए हमारा बहुत एहतराम है। पॉलिटिक्स के अंदर जब आप इलेक्शन के अंदर होते हो, आप 4 बातें कर सकते हो, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में बातें हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें रिवायात को, इसी रिवायात के अगेंस्ट तो हम इकट्ठे हुए थे जो इमरान खान ने निकाली थी। लेकिन इमरान खान ने मेरे से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। जब मैं उसके खिलाफ जलसे कर रहा था, सिक्योरिटी साथ थी, उसने मुझे जेल में डाल दिया। आप यकीन करें कि पुलिस मुझे उठा के लेके जा रही है और एक पुलिस वाला मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो मेरे साथ चल रहा है। एक पुलिस वाला मुझे अरेस्ट कर रहा है, एक पुलिस वाला मेरी हिफाजत भी कर रहा है। तो ये, लेकिन PTI की गवर्नमेंट ने ये नहीं किया था जिस पर हम इल्जाम लगाते हैं कि वो बिलो द बेल्ट हरकतें करते हैं, जो कि उन्होंने की भी थी, पर हमारे साथ नहीं की थी। इस तरह नहीं की थी। इतनी छोटी छोटी, ये एक गैर मुनासिब चीज थी। पर मैं इसका मुझे इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हालात जो हैं, वो ऑब्वियस PMLN की पंजाब गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये इकट्ठा
हमने बड़ी मुश्किलों से ये एक जिद्दोजहद के साथ ये एक निज़ाम बनाया है, इसको चलने देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दोनों जमातें कहती हैं कि एक दूसरे के साथ कौमी ज़रूरत है और आपके इसके तहत आप लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, लेकिन बयानात में जो तलखी है वो बरकरार है। क्या ये सियासी तवाज़ुन वाकई आपको लगता है बरकरार रह सकता है, या डाउन द रोड सिचुएशन हो सकता है आप दोनों को दूसरी तरफ जाना पड़ जाए? देखिए, अगर तो इस तरह के बयानात जारी रहेंगे तो ऑब्वियसली जो खलिश है वो बढ़ती जाएगी, और उसको फिर वो रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम तो है नहीं। पॉलिटिकल वर्कर्स चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, तो अगर हम चार्ज हो जाएंगे तो फिर वो उसको वापस करना, तो फिर आवाम के आगे हम एक तमाशा बन जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि देखें, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बहुत मेहनत की इंटरनेशनल सतह पर फौज का और हुकूमत का को पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठा करके एक हमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी है पूरी दुनिया को। अगर पीछे देखा जाए और आपस में हम पीछे मुड़ के देखें तो ये आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, तो ये एक गैर मुनासिब और गैर संजीदा इम्प्रेशन जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। हमें इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शंस बहुत दूर हैं। बिल्कुल अभी तो मुल्क को बहुत सारे मसाइल आगे हैं। आप ये देखें कि अभी हमने टीटीपी पर जो अटैक किया है और हमने जो हदफ अपना अचीव किया है, उसके लामहला शायद रेपरकशंस भी हों। उसका ब्रंट किस पर आएगा? हम टीटीपी के वो हैं, विक्टिम्स हैं। हम लोग विक्टिम है, पीपल्स पार्टी विक्टिम है, हमारी क़यादत विक्टिम है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद विक्टिम है, हम खुद विक्टिमाइज हुए हुए हैं, हम खुद अगवा हुए हैं, हमें रोज थ्रेट्स आते हैं। हमारे वो मैसेजेस पुलिस वालों को हम दिखाते हैं कि हमें ये मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम्हें इससे उड़ा देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। उसके बावजूद अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरह की हरकतें करेगी तो क्या चीज़ जाएगी, और मेरा क्या एतमाद होगा उसके ऊपर? वेरी राइट। अली मूसा गिलानी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एशिया के दफाई मंजरनामे में एक नई हरकत सामने आई है। बरतानिया और भारत के दरमियान एक दफाई मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत भारत को चंद जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ फराहम की जाएंगी। ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर असर डालने की कोशिश ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नया या गैर मुतवक्का चैलेंज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्तहकम, मजबूत और दिफाई लिहाज से खुद मुख्तार मुल्क है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन फोर्सेस में शामिल हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी पेशावराना महारत, जदीद सलाहियतों और बेमिसाल अज़्म से दुश्मन को हैरान किया है। हमारा दिफा किसी मुआहदे या गैर मुल्की मदद पर नहीं, बल्कि अपने ईमान, जज्बे और कौमी गैरत पर कायम है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी तीनों बाजू एक मजबूत दीवार की मानंद हैं, जो हर खतरे के सामने डट कर खड़े हैं, चाहे वो सरहदों पर हो, साइबर स्पेस में हो या आलमी सफारतकारी महाज पर। पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है कि दफाई ताकत का असल सरचश्मा हथियार नहीं, बल्कि हौसला, नज़्म व ज़ब्त और कौम का इत्तेहाद होता है। दुनिया के नक्शे बदल सकते हैं, इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं, मगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस खित्ते का यकीनी तवाज़ुन, हकीकी वक़ार और हकीकी ज़मानत है। यही वो क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाती है, और यही पैगाम आज फिर वाज़ेह है। पाकिस्तान मजबूत है, तैयार है और हमेशा अपने वतन के दिफा के लिए सीना सपर है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।